कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ जेल से को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं। ये है पाठ 5 जेल से। देहरादून जेल की उस कोठरी यानी उस कमरे में लगभग 14.5 महीने रहा, यानी 1 साल 2 महीने। मुझे लगने लगा कि जैसे यह मेरा ही घर हो। मैं उसके कोने कोने से परिचित यानी कोने कोने को जान चुका था। सफ़ेद दीवारों, छत और कीड़ों द्वारा खाई हुई कीड़ियों पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा और बिंदु को मैं पहचानने लगा था। जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत यानी जब समय मिलता था होने के कारण हम प्रकृति के अधिक निकट होते चले गए, यानी प्रकृति के ज़्यादा पास होते चले गए। अपने सामने आने जाने वाले जानवरों और कीड़ों को हम बड़े ध्यान से देखते थे। मैंने अनुभव यानी एहसास किया कि मेरी यह शिकायत उचित न थी कि मेरा आंगन सूना और उजड़ा हुआ है। मैंने पाया कि वह तो जीवों से भरा हुआ था। वे सब रेंगने, फिसलकर चलते और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े मेरे दैनिक यानी रोजाना जीवन में बिना किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए हुए रहते थे। ऐसा कोई कारण न था कि मैं उससे किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता। हाँ, खटमलों, मच्छरों और मक्खियों से मुझे निरंतर युद्ध करना पड़ता था, यानी लगातार लड़ाई करनी पड़ती थी। जहाँ पर वृक्ष थे, जहाँ पर पेड़ थे, वहाँ पर गिलहरियों के झुंड के मजे घूमते रहते थे। गिलहरियाँ बिल्कुल नहीं डरती थी और साहसपूर्वक यानी साहस के साथ हमारे पास आ जाती थी। वे इधर से उधर भागती थी, मानो एक दूसरे से आगे बढ़ने का खेल रही हो। मुझे उनकी अचखेलियाँ देखने में बड़ा मजा आता था, बड़ा खुश होता था। लखनऊ जेल की बात है, मैं घंटों बिना हिले डुले बैठा पढ़ता लिखता रहता। एक गिलहरी मेरे पैरों पर चढ़कर गोद में आ बैठती और मेरे मुंह की ओर देखने लगती। वह मेरी आंखों की ओर गौर से यानी ध्यान से देखती थी और अनुभव करती थी कि मैं वृक्ष नहीं हूँ। वह मुझे क्या समझ रही मैं नहीं बता सकता। मैं जरा सा हिलता कि वह भयभीत यानी डर की वजह से वहां से भाग जाती थी। कभी कभी गिलहरियों के छोटे बच्चे पेड़ों के नीचे गिर जाते थे। उनकी माताएं उनके पीछे दौड़ती हुई आती और उन्हें गेंद की तरह अपने मुंह में, जैसे गोल गेंद होती है उस तरीके से अपने मुंह में दबाकर सुरक्षित जगह पर ले जाती थी। कभी कभी बच्चे खो जाया करते थे। हमारे एक साथी ने इस प्रकार गिलहरियों के खोए हुए 3 बच्चों को पाल रखा था। जो बच्चे खो गए उन बच्चों को उन्होंने अपने पास रख के पाल लिया। एक दिन मैंने कुछ शोर सुना। हाय, ये गिलहरी के नन्हे नन्हे बच्चे कहीं मर ही न जाए। मैं उधर गया तो देखा कुछ कैदी खड़े अरे अरे हाय हाय कर रहे थे। मैंने उस बच्चे को देखा तो निश्चिंत हो गया, वो जीवित थे। मैंने कहा, तुम सब इन बच्चों को घेरे खड़े हो तो इनकी माँ लेने कैसे आएगी? चलो हम बरामदे में बैठकर देखते हैं। कई बार इसके बच्चे वृक्ष की टहनी से नीचे गिर जाते हैं। इनकी माताएं फुर्ती यानी तेजी से नीचे आती हैं और बड़े ध्यान से इन्हें गेंद की तरह गोल गोल करके मुंह में दबा लेती हैं और फिर पेड़ पर ले जाती हैं, यानी माँ अपने बच्चे को फिर से अपने पास में ले लेती है। संध्या का समय था, यानी शाम का समय था। धीरे धीरे रात होने लगी लेकिन गिलहरी नहीं आई। मैं चिंतित हो गया, कुछ तो करना होगा। कैदी उन बच्चों को उठाकर मेरी कोठरी में ले आए। पांडे जी आते ही बोले, ये बच्चे तो बहुत छोटे हैं, ना तो पत्ते चबा सकते हैं और न ही इन्हें रोटी का चूरा करके खिलाया जा सकता है। कैसे जीवित रह पाएंगे इन्हें, या कैसे जीवित रखेंगे इन्हें? दूसरे ने सुझाव दिया इन्हें बोतल से दूध पिलाया जाए, पर कैसे? जेल में बोतल कहाँ? फिर वे इतने छोटे थे कि बोतल से तो दूध पी भी नहीं सकते थे। उनका पालन पोषण करना एक समस्या बन गई थी। अब वो इतने छोटे हैं, कैसे उन्हें पालें? सब सोच में पड़ गए कि मेरी दृष्टि एक पैन में स्याही भरने वाली नली पर पड़ी। मैंने नली को उठाया और सबको दिखाते हुए कहा, इसे बनाते हैं बोतल।
फिर शुरू हुआ नली से दूध पिलाने का प्रयास। अब उन्होंने नली से दूध पिलाने की कोशिश की, पर नली से दूध की बूंद कभी बच्चों की नाक में गिरती और कभी जमीन पर। कभी बच्चे मुंह ही न खोल पाते और हम नली को स्थिर न रख पाते। सब परेशान थे कि जल्दी ही दूध ना पिलाया गया तो बेचारे मर जाएंगे। जेलर राम प्रसाद जी भी सब देख रहे थे। उनके मन में कोई विचार कौंधा और वे भागते हुए वहां से चले गए। क्षण भर में हाथ में रुई लेकर आए, नली में दूध डाला, उस पर रुई लपेटी। रुई दूध से गीली हुई और गिलहरी के नन्हे से बच्चे ने रुई चूसने लग गया। चूस कर बच्चे ने नली का पूरा दूध पी लिया। इस तरह बाकी दोनों बच्चों को भी दूध पिला दिया गया। हम सब इतने खुश थे कि मानो हमने कोई युद्ध जीत लिया हो या फिर विश्व जीत लिया हो। अब ये तीनों बच्चे हमारे जेल परिवार के चहेते सदस्य थे, यानी सब इनको प्यार करते थे। अल्मोड़ा की जेल को छोड़कर जितनी जेलों में मैं गया वे सब कबूतरों से भरी रहती थी। जेलों में हजारों कबूतर रहते और शाम को आकाश उनसे ढका सा रहता था, यानी शाम को सभी आकाश में उड़ते थे। कहीं कहीं मैना भी रहती थी। देहरादून जेल की मेरी कोठरी में मैना के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। मैं उन दोनों को खिलाया पिलाया करता था। वे इतने पालतू थे कि यदि सुबह या शाम उन्हें खाना मिलने में जरा सी देर हो जाती तो चुपचाप मेरे पास आकर बैठ जाते और जोर से चिल्लाकर अपने भोजन को मांगने लगते थे, क्योंकि अब वो उनको जानने लग गए थे। उनकी क्रियाओं और चिल्लाहट सुनकर बड़ा मजा आता था। नैनी जेल में हजारों तोते थे। एक बहुत बड़ी संख्या मेरी बैरक की दीवार पर रहा करती थी। उनकी प्रेममय बातचीत देखने वाली होती थी। उनकी नोक झोंक सुनने का आनंद तो अनोखा ही था। देहरादून में सैकड़ों प्रकार की चिड़िया रहती थी। वे गाती, चहचहाती, मधुर ध्वनि यानी मीठी आवाज करती थी। इनमें सर्वश्रेष्ठ कोयल की पुकार रहती थी, यानी सबसे अच्छी कोयल की बोली होती थी। कुहू कुहू सुन हम इतने आनंदित यानी इतने मस्त हो उठते थे कि भूल जाते थे कि हम किसी जेल में हैं। बरेली जेल में बंदरों का एक दल बसा हुआ था, यानी बंदर रहते थे वहां पर, और उनकी किस्में, यानी किस्में का मतलब होता है प्रकार, उनके कितने प्रकार, वैरायटी देखने योग्य थी। एक घटना ने मुझ पर बड़ा प्रभाव डाला, यानी एक कोई बात हो गई, घटना घटित हो गई। एक बंदर का बच्चा हमारी बैरक में आ गया और लौटकर वह दीवार पर न चढ़ सका। वार्डन और कैदियों ने उसे पकड़ लिया और एक रस्सी में बांध लिया। ऊंची दीवारों के ऊपर उस बच्चे की माँ और बाप यह देख रहे थे। उन्हें गुस्सा बढ़ने लगा। एकाएक उनमें से एक बहुत बड़ा और मोटा बंदर खी करते हुए नीचे कूदा। उसने भीड़ पर सीधा आक्रमण यानी हमला कर दिया। यह बहुत ही बहादुरी का काम था, क्योंकि वार्डन और कैदी के हाथ में बड़े बड़े झंडे घुमा रहे थे। साहस की जीत हुई। मनुष्यों की भीड़ डरी और अपने डंडे छोड़कर भाग खड़ी हुई। बड़ा बंदर बच्चे को छुड़ाकर शान से यानी फक्र से अपने साथ, ज्यादातर हमारी भेंट यानी हमारी मुलाकात ऐसे जानवरों से भी हो जाए या करती थी जिसका हम स्वागत न कर सकते थे। कोठरियों में अक्सर बिच्छू घूमा करते थे। कभी वो मेरे बिस्तर पर मिलता या उस किताब में मिलता जिसे मैं अचानक उठा लिया करता था। पर आश्चर्य की बात है कि उसने कभी मुझे डंक नहीं मारा। बिच्छू ने कभी भी इनको डंक नहीं मारा। किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। एक बार मैंने एक जहरीले बिच्छू को एक डोरे में बांधकर दीवार पर लटका दिया। थोड़ी देर बाद वह वहां से भाग खड़ा हुआ। इस स्वतंत्र बिच्छू को दोबारा मिलने की मेरी इच्छा थी, अतएव मैंने अपनी कोठरी के कोने कोने में उसकी तलाश की, लेकिन वो वहां से गायब हो चुका था। मेरी कोठरी में और उसके आसपास 3-4 सांप भी पाए गए। एक सांप के मिलने की खबर तो समाचार पत्रों में भी छप गई थी। इस प्रकार की घटनाओं का मैं स्वागत किया करता था, क्योंकि जेल का जीवन प्रतिदिन यानी रोज एक सा रहता है, और जो घटना इस
एक से जीवन की समरसता, एक जैसे होने का भाव समरसता भंग करती है, उसका स्वागत किया जाता है। मैं सांपों का स्वागत नहीं करता, किंतु उससे डरता भी नहीं हूँ जैसे अन्य लोग डरते हैं। यद्यपि मैं उसके काटे जाने से डरता हूँ और सांप को देखता हूँ तो उससे अपनी रक्षा भी करता हूँ, लेकिन मेरे दिल में किसी प्रकार की घबराहट या डर, जीवों और कीड़े मकोड़ों से मेरी भेंट जितनी जेल के अंदर घुसती हुई उतनी जेल से बाहर नहीं हुई। वो मुझे अपने मित्रों जैसे ही लगे और थे भी, क्योंकि वे अकेलेपन के संगी और साथी थे। इस पाठ की रचयिता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।